बट जैसे अगर एक बायर है तो उसमें सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि जो बिल्डर है उसके क्रेडेंशियल्स पे ध्यान देना चाहिए। ओके। हाँ हम लीगल पेपर वर्क सुपर इम्पोर्टेंट है जो पब्लिक नहीं समझती कि जी। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो बिल्डर कितना प्रतिष्ठित है, वो अपना नाम बचाने के लिए क्या कर सकता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ करेक्ट। आप घर की बात करोगे तो एक आदमी ही अपनी बात, जिंदगी में एक ही घर खरीदता है। यस। ओके। जितना पेपर वर्क आप समझते हो उससे 100 गुना पेपर वर्क बैंक समझती है। ओह अच्छा। ओके। अगर बैंक दे कैन आइडेंटिफाई, दे कैन आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। ओके ओके। जब हम कोई बिल्डिंग बनते देखते हैं या फिर एक शहर की ग्रोथ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है, बहुत सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। और कॉमन मैन जो है, कॉमन मैन ये चीजों से बहुत दूर है, उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती। और इसकी जो सारी जो न्यूएंसेस है, जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं, वो चीजें जानने के लिए आज हमने गौरव अग्रवाला, जो कि डायरेक्टर है एसडीपीएल के, लेकिन उनकी केवल यही पहचान नहीं है, एक बहुत इंटेलिजेंट और एक अपन बिग शॉट बोल सकते हैं कि जो सारी रियल एस्टेट की पॉलिसीज को एक अच्छे तरीके से, जिसको सभी लोगों को, सोसाइटी को फायदा हो, इस तरीके से गवर्नमेंट से जाकर भिड़ते भी है, पुश भी करते हैं और बहुत सारी चीजें करवा लेते हैं। तो आज वो हमारे साथ बातचीत करने आए हैं। गौरव अग्रवाला जी, आपका द हितवाद पीपल्स माइक में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और मैं आपको जो एक पहला सवाल करूंगा, वैसे कि आपने नागपुर में एक चेंज देखा है जी। इतनी सारी चीजों से, आप एक पकड़ ले 2 डिकेड से अपन बोल सकते हैं। तो आप क्या इस पे टिप्पणी करेंगे कि नागपुर एक ग्रोथ सेंटर बना है? देखिए, लास्ट मेरे को काम करते हुए अब 23 साल हो गए, तो 2 डेकेड जो आपने बोला उसमें से भी लास्ट 1 डेकेड में नागपुर में ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। हमारे को जो हम सुनते हैं ट्रिपल इंजन सरकार, उसका इफेक्ट नागपुर में सही में महसूस करते हुए दिखा है जी। आज सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और सिटी, तीनों की गवर्नमेंट्स अलाइन होने के कारण जो डेवलपमेंट हुआ है नागपुर में, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक ओवरऑल नागपुर शहर को बहुत पॉजिटिवली देखा जा रहा है अब पूरे देश में। मैं 2003 तक बाहर पढ़ा हूँ, तो मुझे लोगों को समझाना पड़ता था कि नागपुर कहाँ है। नागपुर सुना भी नहीं रहता था लोगों ने, बट अब वो सिचुएशन खत्म हो गई। नहीं रही। अब नागपुर बोले तो एक इज्जत से लोग बात करते हैं। जैसे आप इंडिया के बाहर जाओ तो इंडिया के लिए भी आज एक देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइड, पीपल एसोसिएट यू कि हाँ आप अच्छी जगह से आए हो। रोड्स, मेट्रो, तो नागपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वी ऑलवेज आर अहेड ऑफ टाइम। आप अगर कोई दूसरे शहर की बात करें, बैंगलोर, पुणे, इनमें जब पूरा डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंजेस आई, तब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि रोड वाइडन करेंगे। तब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि मेट्रो डालना चाहिए। आज भी बैंगलोर में आप देखोगे तो मेट्रो फुल्ली कनेक्टेड नहीं है। नागपुर में बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ गडकरी जी एंड देवेंद्र फडणवीस जी, हमने ये चीजें पहले से प्लान की। इनफैक्ट मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे और बात होती थी, यही फ्लाईओवर आपका जो मॉरिस कॉलेज से हितवाद, ये क्यों बना रहे, इसकी क्या जरूरत है। लोग मतलब एवरीबडी इन नागपुर ये यार जबरदस्ती खर्चा कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, आराम से तो जा रहे लोग, आप इसको 2 दिन बंद कर दीजिए, पूरा नागपुर पैरालाइज हो जाएगा। एंड सिमिलरली अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल, वो बहुत जरूरतमंद चीजें 2, 4, 5 साल पहले बना देते हैं। जो चीज हमको बाद में रियलाइज होती है। तो मतलब एक वो विजनरी अपन बोल सकते हो। विजनरी है, उसके कारण जो लोग नागपुर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बाहर की कंपनीज बोलिए, इवन नागपुर की कंपनीज नाउ आर ऑन द ग्लोबल मैप। मतलब हल्दीराम्स, सोलर इंडस्ट्रीज, दीज आर कंपनीज विच आर ऑन द ग्लोबल मैप। तो ये कहीं ना कहीं नागपुर में दूसरे लोगों को भी आने के लिए इनकरेज कर रहा है। करेक्ट। क्लियर विजन एंड क्लियर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट रहेगा, ये चीज हेल्प कर रही है नागपुर के ग्रोथ को। तो एक ऐसा कोई फेज या प्रोजेक्ट अपन बोल सकते हैं कि चूंकि आप ये बिजनेस में एकदम, हम आपको बोल सकते हैं कि एक बिग शॉट जैसे है, तो आपको ये फेज से ऐसा लग रहा है कि नागपुर में सडनली चेंज होना शुरू हो गया है। नागपुर एक
अलग टाइप का एक चेंज जो है? नागपुर में मेजर एक जो सेकंड डेवलपमेंट बोलिए या फास्ट डेवलपमेंट बोलिए, ये आया है जब से ये मेट्रो कॉरिडोर पे काम चालू हुआ। अच्छा। और जब से देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बने, राइट। क्योंकि डिसीजन मेकिंग फॉर नागपुर बिकेम फास्टेस्ट। हाँ। 2014 से 19 में जो उन्होंने डिसीजंस लेके नागपुर को सपोर्ट किया, जो जो चीज़ें यहाँ से जाती थी और पेंडिंग रह जाती थी, वो चीज़ों को उन्होंने फास्ट क्लियरेंस किया। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, बट पेंडिंग रहने से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और आप लोगों ने भी ऑर्गेनाइजेशन करके काफी सारी चीजें हाँ, पुश की। तो वो तो देखिए सर, कोशिश तो पहले भी थी, बाद में भी थी, आगे भी रहेगी जी। बट क्या होता है, अगर वहाँ पे सुनवाई नहीं है, हाँ। आप अगर लॉजिक हाँ। तो वो सुनवाई नहीं होने के कारण पेंडिंग, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। सो 14 से 19 में बेस क्रिएट हुआ। हाँ। और उसका इफेक्ट हमको लास्ट 3 साल 2 साल से इफेक्ट दिख रहा है नागपुर में, और हर सेगमेंट में दिख रहा है। अभी आप रीडेवलपमेंट की बात करें, आप लेआउट्स की बात करें, आप प्रीमियम कंस्ट्रक्शन की बात करें, अफोर्डेबल कंस्ट्रक्शन की बात करें, हर जगह एक अच्छा डिमांड है, बिकॉज नागपुर में लोग अब आना चाह रहे हैं। ओके, मतलब ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, हाँ, तो इसका एंड डिसीजन मेकिंग स्पीड। हाँ, आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज लेके कहीं पे भी जा रहे हो तो उसकी डिसीजन फास्ट हो रही है ना, उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों की इन्वेस्टमेंट की इच्छा बढ़ती है। और उसके हिसाब से मेरे ख्याल से जो भी जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे अपने यहाँ पे IIM है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, यही चीज़ है। वो अब 2014 से 19 के बीच में जो बीजेपी का प्रयास रहा और नागपुर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आया, एम्स उसी समय बना, IIM उसी समय बना, IIIT उसी समय बना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मतलब इवन इसके अलावा अपना कैंसर इंस्टीट्यूट बना, मतलब सो दीज आर बिग प्रोजेक्ट्स विच आर ग्रोथ ड्राइवर्स। एक लिवेबल सिटी जिसको हम बोलते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक हो गया, रोड और ब्रिजेस और मेट्रो, बट आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट रखता है जब बाहर से लोग आके बसना चाहते हैं शहर में। ओके। क्योंकि सर आप SDPL के डायरेक्टर है, तो आपको क्या लगता है कि SDPL का ये टोटल ग्रोथ में हाउ डू यू सी दैट योर कंपनी कंट्रीब्यूटेड इन व्हाट वे? देखिए, हमने एक मेजर पिवट किया था 2017 में। हाँ, इसमें जब मोदी जी की सरकार ने एक प्रधानमंत्री आवास योजना को बहुत इम्पोर्टेंस दिया था, और एक हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 का एक मुहिम उन्होंने सोचा था, तो हमको ये समझ में आया था थ्रू अजय संचेती जी, जो उस समय राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एंड उन्होंने उस कमेटी में प्रधानमंत्री आवास योजना के वो भी थे। हाँ। तो उन्होंने समय समय पे हमको ये मार्गदर्शन दिया कि आपने PMAY पे नागपुर में काम करना चाहिए। तो 2017-18 में हमने एक डिसीजन लिया कि भाई नागपुर में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी हमने काम करना चाहिए। ओके। तो हमने अभी तक, उस समय से लेकर अभी तक कुछ 3,500 घर बना के डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 1 bedroom and 2 bedroom houses and people are living happily in their flats। इसमें 2.5 लाख की गवर्नमेंट की सब्सिडी रही, पहले 2,67,000, 2.5 लाख। तो कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी एक सपना देखता था, वो जो अपने PM सर ने सोचा कि नहीं, हर आदमी का घर होना चाहिए, उसमें हमने भी एक छोटा सा पिवट करके, तो हमने बाकी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा स्लो किया था। हाँ। कि पहले इस पे फोकस करते हैं। इस पे ये किया था लेकिन अब क्या हुआ कि वो भी अपने आप में एक काम चल रहा है। राइट। अब हम वापस सेमी प्रीमियम लेआउट्स बाकी भी हमने ऐड करते गए। हाँ। तो वो बंद नहीं किया। अभी भी एट दिस मोमेंट हमारे करीब 1400 से 1600 घर के बीच में काम चालू है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हमने एक प्रोजेक्ट नागपुर महानगर पालिका के साथ में भी किया था जी, जो 2025 जून में CM सर ने हैंडओवर किया, 480 घर का था। और अभी कुछ 2 और प्रोजेक्ट्स नागपुर महानगर पालिका के साथ चालू कर रहे हैं। हाँ। जिसमें करीब 910 घर हैं, 1 bedroom और 2 bedroom के। तो प्राइवेट में भी कर रहे हैं EWS, गवर्नमेंट के साथ में भी EWS कर रहे हैं। उसके अलावा प्राइवेट में भी EWS कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ये जो 3,500 घर आपको मैंने बताया, उसमें से 3,000 तो मैंने प्राइवेट में बनाए। अच्छा। मतलब ऑन द गाइडेंस ऑफ अजय संचेती जी। उन्होंने जब बताया था कि इसकी डिमांड है कर, तो एक अपने को भी हौसला मिलता है, और वो सक्सेसफुल रहा। पीपल आर वेरी हैप्पी। क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि ये कोई कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं है, और इन अ वे जी है ना, तो हाँ, कोई मैंडेटरी नहीं है। मतलब इट इज अ चॉइस ऑफ द डेवलपर टू बिल्ड फॉर
2 करोड़ के फ्लैट बनाओ, 4 करोड़ के बनाओ कि 20 लाख के बनाओ, या कोई मैंडेटरी नहीं है। रूल्स बोलते हैं कि आपने कुछ पार्ट देना है, तो बाकी लोग क्या है, वो पार्ट उठा के माडा को दे देते हैं, माडा फिर डेवलप करती है। हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, जब गवर्नमेंट बोल रही है, कहीं ना कहीं पीएम का विजन है, लेट्स गो विद दैट विजन एंड सी व्हाट हैपेंस। एंड बिलीव मी, इट हैज बीन अ वेरी सैटिस्फाइंग एंड ऑल्सो अ गुड टर्नओवर एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन्स आल्सो। मार्जिन्स कम है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है, हाँ। यस। और मेरे ख्याल से एक सेटिस्फेक्शन भी है, हम लोग बिजनेस में जब है, सो एक जो रहता है कि हमारी तरफ से कुछ तो भी हम लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी है। और एक आप जब देखते हो हस्बैंड वाइफ छोटे बच्चे को, उसके आंख से समझ जाता है आपको कि आपने उसके लिए क्या किया। मेजर सेटिस्फैक्शन। देखिए, पैसे तो वो पूरा दे रहा है, वो अपनी जिंदगी भर की कमाई दे रहा है, लोन ले रहा है, वो घर कैसे चला रहा है वो उसी को मालूम है, लेकिन बिना रेंट के उसको मालूम है कि मैं जिंदगी भर मेरे खुद की छत क्रिएट कर पा रहा हूं। शायद प्रेजेंट कॉस्ट में वो घर नहीं बांध सकता था, नहीं बना उसका एक खुशी, वो बना ही नहीं सकता। और बनाता है तो फिर वो इलीगल प्लॉट्स खरीदता है, 20 किलोमीटर दूर जाता है, ट्रैवलिंग बिकम्स अ चैलेंज। तो ये चीज एक अलग फीलिंग रही, ये चीज हमने चेंज किया एसडीपीएल में, और ये हम अभी कंटिन्यू करेंगे, इन एडिशन टू व्हाट वी आर डूइंग। हाँ, अच्छा, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा मतलब काफ़ी हद तक बढ़ावा मिल रहा है, हेल्थ सेक्टर रहे या कोई भी सेक्टर रहे, और उनका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है। तो प्राइवेटाइजेशन को जिस तरह से सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो उसमें पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता क्या, ये एक मुझे मेरा सवाल है। और दूसरा ऐसा है कि इन व्हाट वे, जैसे आपने एचडीपीएल का तो उदाहरण बताया कि प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट रियल इस्टेट जो है वो कोई भी कंट्री की या एक सिटी की बोल रहे हैं अपन, नागपुर की, कि वो ग्रोथ में वो किस तरह से रोल प्ले करती है। देखिए, जो पहला मुद्दा है, अब जैसे आपने बताया, मैं पहले क्रेडाई का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ नागपुर का, काफ़ी साल तक मैं सेक्रेटरी रहा, तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस एज अ डेवलपर एंड एज अ एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव दोनों रहा। हम जब एक पॉलिसी की बात करते हैं और अगर हम अपने फायदे की खाली सोचें और एक 360 डिग्री व्यू नहीं लें, तो डेफिनेटली स्ट्रगल ज़्यादा रहता है। अगर आप एक पहलू को हर तरह से सोचो कि भाई गवर्नमेंट क्या सोच रही है, अपनी क्या सोच है, अधिकारी क्या सोच रहा है, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके करो तो डिसीजन मेकिंग मच फास्टर रहता है। यूनिफाइड डीसीआर जो आज के करंट रेगुलेशंस हैं, वो बनने के समय मल्टीपल मीटिंग्स अटेंड हुई मेरी तरफ से भी, एंड पॉजिटिवली सजेशंस जो प्रैक्टिकल थे वो गवर्नमेंट ने, आपका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था यूडीसीपीआर जब बन रहा था, उसमें गवर्नमेंट ने उसको बहुत अच्छे से लिया और बहुत सारी चेंजेस हुए भी। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ जिसपे मैं पर्सनली इन्वॉल्व था जी। अपन विदर्भ की बात करते हैं या नागपुर स्पेसिफिक बात करते हैं, तो पहले एक रूल था कि हर घर में, हर बिल्डिंग में आपको सोलर वाटर हीटर लगाना कंपलसरी है। करेक्ट। अब नागपुर की अगर गर्मी की बात करेंगे तो अपने को सोलर वाटर हीटर की रिक्वायरमेंट शायद साल भर में 25-30 दिन के ऊपर नहीं रहती। बाकी टाइम अपने यहाँ इतना पानी गर्म ऐसे ही आ जाता है कि यूज नहीं होता। करेक्ट। तो ठंडी कम रहती है, मतलब ठंडी कम रहती है और ओवरऑल टेम्परेचर अपना गर्म है। अभी भी आप फरवरी की भी बात करो तो नल में ऐसा पानी आ रहा है कि आपको गर्म पानी की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने ये चीज पिच किया, उस समय नितिन करीड सर थे अर्बन डेवलपमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कि आप सर इसको रिप्लेस करिए सोलर वाटर हीटर ऑब्लिक सोलर इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा। क्योंकि सोलर आपका एम है रिन्यूएबल एनर्जी यूज होनी चाहिए, विच इज अ वेरी पॉजिटिव एम। तो आपने प्रॉब्लम के साथ में सोल्यूशन अगर नहीं दिया तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने जैसे ही ये समझा कि ये पैसे बचाने के एंगल से नहीं बात कर रहे, मैं बोला सर सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एक्सपेंसिव। मुझे सोलर वाटर करने के लिए एक बिल्डिंग में अगर 1 लाख रुपए लग रहे हैं तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए लगेंगे। मैं आपको सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि विदर्भ में पूरे 12 महीने सोलर इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स बेटर देन सोलर वाटर। जो हो रहा है अभी मतलब आप समझो, देखो लास्ट 3-4 साल में एकदम बूम हो गया है रूफटॉप सोलर। तो ये चेंज उन्होंने पॉलिसी में किया। तो आप उनको किस तरह से क्या प्रॉब्लम बताते हो, तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लिए कर दिया कि भाई आपको चॉइस है, आप ये लगाइए या ये लगाइए, ऐसा नहीं कि आपने यही लगाना कंपलसरी है। सो दैट शुड नॉट बी ओनली द डिमांड, वो एक आपका मतलब सोसाइटी को लार्जर। सो माय एक्सपीरियंस वाज कि आपकी प्रॉब्लम या डिमांड जो है उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए विद सोल्यूशन आप जाइए।
तो आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस बेटर रहते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी डिमांड तो कभी खत्म होती नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जिसके पास जो है उससे ज़्यादा ही चाहिए हर आदमी हाँ, को। हाँ, तो वो सबके लिए है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी बिल्कुल, है। बिल्कुल है। बट देयर हैज टू बी सम लॉजिकल कंक्लूजन टू एवरी Yes, डिमांड। yes, yes. नहीं, तो अभी ये इतना आप लॉजिकली सोचते हैं, तो मुझे एक पूछना था कि एसडीपीएल के जो प्रोजेक्ट्स आए आपने लिए थे, तो वो जो सेगमेंट्स आपने चुने, तो वो सेगमेंट्स में चुनने के कारण सिटी को क्या उसका फायदा हुआ होगा? देखिए, दो चीज़, जैसे आपको मैंने ईडब्ल्यूएस हाउसिंग पे तो पूरा बता ही Right. दिया, वो एक अलग डिस्कशन है। उसके अलावा हमने एक और जो चीज़ सोची, अभी अगर आप एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की भी बात करें, तो नागपुर में लास्ट 3 साल से जो प्राइसेस हो गए हैं, वो खरीदने की इच्छा बहुत रख रहा है लेकिन खरीद नहीं पा रहा है। खरीद पा रहा। आज मतलब 1.5 करोड़ रुपए में भी मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उसको कोई ऐसी रहने लायक जगह मिल रही है। अ 3 बेडरूम अपार्टमेंट टिपिकली इज रेंजिंग अराउंड 2 करोड़। या और डेवलप्ड सिटी एरियाज में तो 3 बेडरूम भी नहीं बन रहे, 4 एंड 5 भी बन रहे, जो Yes. और 2.5, 3, 4 करोड़ रुपए तक चले जा रहे हैं। तो हमने जो जो गवर्नमेंट कर रही है, जैसे एक फिर से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तो इजियर रहेगा। आज से 2.5, 3 साल पहले आरटीओ वाला फ्लाईओवर का अनाउंसमेंट हुआ, और वो आरटीओ से यूनिवर्सिटी कैंपस जाएगा। और सेकंड अनाउंसमेंट हुआ था कि वाड़ी से स्टार्ट होगा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सेकंड Yes. गेट से होगा। ये दोनों की भूमि पूजन एक ही समय हुई थी। हुई लगभग। जिस समय ये अनाउंसमेंट हुआ, उसके 1-2 महीने में जब काम स्टार्ट हुआ, देन वी बॉट 2 लैंड्स। वन वी बॉट नियर यूनिवर्सिटी कैंपस, काचीमेट एरिया जो है, काचीमेट एरिया में एक लैंड खरीदा हमने, जहाँ पे हम, मतलब कैंपस के बाद वाला, कैंपस के जस्ट बाद, मतलब जस्ट बिफोर वाड़ी। यस। तो वी बॉट अ लैंड वेयर वी आर डूइंग 4 and 5 BHK अपार्टमेंट्स। उसका लॉजिक ये है कि भी जो आदमी शिवाजी नगर खरे टाउन में आज देख रहा है, उसको 2.5 करोड़ में जो चीज़ मिल रही है, वो चीज़ हम उसको 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ में दें। ओके। फर्क कितना है, उसको खरे टाउन से आरटीओ आना है, फ्लाईओवर लेना है, वहाँ पहुँचना है। सो ही विल टेक 7-8 minutes टू ट्रैवल फ्रॉम द सिटी सेंटर, बट ही विल गेट इट एट हाफ द प्राइस और 60% ऑफ द प्राइस। ओके। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर बोल रही है डीकंजेस्ट करने के लिए, और डीकंजेशन के लिए वो फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसका एडवांटेज उठा के एक प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो आज लोगों को लग रहा है यार ये ठीक है, थोड़ा दूर है या डेवलपिंग एरिया है, बट आज से 5 साल बाद बोलेंगे यार ये विजनरी था, ये डेवलपिंग एकदम प्रॉपर, और इसने जिसने खरीदा वो आदमी को लगता है नहीं फिर मैंने अच्छा किया। तो क्रिएट द सेम फैसिलिटी जो सिविल लाइंस में धर्मपेट में बन रही है, वो सेम फैसिलिटी उठा के आप वहां बनाओ, with all the amenities, with all infrastructure, but price it at 60-65%, 50-55, 60। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल अपर मिडिल क्लास है उसको एक ऑप्शन मिल जाता है। नहीं तो वो 4 बेडरूम का फ्लैट लेने के बदले 3 लेता है, 3 लेने के बदले 2 लेता है, तो कॉम्प्रोमाइज करता है, उसके बदले आप उसको ऑप्शन दो। सिमिलरली हमने एक और जो सेकंड फ्लाईओवर के पास पकड़ा, जो वाड़ी के आगे, तो वहाँ एक लेआउट स्कीम चालू किया 21.5 एकर्स में। अब वो 0 माइल से पहुंचने में 18 मिनट लगते हैं। अच्छा, वो दौलामेटी या उसके थोड़ा पास में, आउटर रिंग रोड के पास। अभी आप पूरा लोग सब वर्धा रोड, हिंगना रोड पे कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन दैट द अदर साइड्स ऑफ द सिटी डजंट नीड डेवलपमेंट। एवरी साइड ऑफ द सिटी हैज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उधर ही है, MIDC वाड़ी में भी अब वापस रिवाइव हो गया। वी हैव बिग प्लांट्स देयर, प्लास्टो इज देयर, अदर कंपनीज आर आल्सो डूइंग वेल। सोलर इंडस्ट्रीज का पूरा सेटअप अमरावती रोड पे है। गवर्नमेंट के एटॉमिक एनर्जी, कॉटन रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च सेंटर, तो अमरावती रोड पे भी एक अपनी इंट्रिंसिक डिमांड है। वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट वहाँ नहीं हो पाया क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट गिवन द ड्यू वेटेज व्हिच नाउ हैज बीन गिवन। तो ये छोटी छोटी चीजों को देखते हुए देन यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन टू द पीपल व्हाट लॉजिक यू हैव, एंड देन ट्राई एंड कन्विंस देम दैट दिस इज व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 4-5 years। तुम आज उसको ले लो, तुम्हारा फायदा होगा। ओके, आई वांट टू आस्क यू कि फ्रॉम अदर साइड, जैसे होम बायर्स है, तो होम बायर्स के मेजर कंसर्न जो रहते हैं, तो एक जैसा रहता है कि जो हम आए दिन न्यूज़पेपर में लिखते रहते हैं कि उसका कोई फ्रॉड हो गया, गलत किसी ने उसको बेच दिया या कुछ कर दिया। तो इसके साथ साथ और क्या चीज़ें रहती है, और दूसरा कि आप थोड़ा सा एक गाइडेंस के तौर पर कि कोई भी अगर कुछ प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसने क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, अभी जो आपने ये बोला ना फ्रॉड और
ये भी एक कहीं ना कहीं लालच बोलो जी कि मुझे सस्ता मिल जाएगा, हाँ या मैं ओवर इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मेरे को सस्ता मिल गया। ये जो फीलिंग है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं मिलती, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है तभी सस्ती मिलती है। करेक्ट नथिंग कम्स फॉर फ्री इन लाइफ, ये जो एक कहावत है, ये एब्सोल्युटली मतलब बनी है कहावत बिकॉज इट्स ट्रूथ। सो राइट नाउ लकीली विथ रेरा कमिंग इन, आजकल हाँ बहुत सारी रेरा चीज़ें यस यस रेरा के कारण कंट्रोल हो गई रेरा हैं। का कोई एक डिसीजन भी आया ना अभी सुप्रीम कोर्ट में समथिंग। हाँ, वो तो कुछ स्टेट्स उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे। महाराष्ट्र के लिए लागू उतना नहीं है। हाँ महाराष्ट्र रेरा हैज़ बीन वेरी वेरी एक्टिव ओके एंड समय समय पे वो अपग्रेड भी करते जा रहे हैं, नए सर्कुलर्स निकालते हैं। जी तो वो प्रैक्टिकली ज़्यादा यूपी, एमपी, ओके नॉर्थ, हिमाचल, ये सब थोड़े एरियाज़ में ध्यान नहीं है, उसके हाँ चलते में ज़्यादा आया। हाँ बट जैसे अगर एक बायर है तो उसने सबसे पहले, मैं ये समझता हूँ कि जो बिल्डर है उसके क्रेडेंशियल्स पे ध्यान देना चाहिए। ओके हम अगर इसी चीज़ को गोल्ड की बात करते हैं तो कि कोई गोल्ड खरीदने के लिए कोई प्रतिष्ठित दुकान में गोल्ड खरीदने जाता है तो उसको मालूम है 24 कैरेट बोलेगा तो 24 मिलेगा। 24 मिलेगा यस ये चीज़ बिल्डर के लिए लागू नहीं हो रही। हाँ या ये कॉमन मैन जब देखता है तो मुझे सस्ता मिल रहा है तो वो ज़्यादा उसमें अट्रैक्ट हो जाता है रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि ये बिल्डर की पुरानी हिस्ट्री, क्रेडेंशियल्स क्या है। ओके कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ आप लेते हो उसमें किस तरह से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ लीगल पेपर वर्क सुपर इम्पोर्टेंट है, जो पब्लिक नहीं समझती। जी मेरे को क्या फ़र्क पड़ता, अरे आज नहीं, आपको 10 साल 15 साल बाद प्रॉपर्टी खरीदा है आपने, आपने एक ऐसा डिसीजन बट ले लिया उसमें तो है। कई बार ये पेपर्स में तो जैसा एक मूवी भी आया था मुझे याद है वो खोसला का घोसला करके। जी तो उसमें तो कई सारे पेपर्स मतलब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक पुराने एनआईटी चेयरमैन ने हमारे ऑफिस में आके बताया था कि एक एक प्लॉट 50-50 लोगों को बेचा गया है एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स सीम टू बी वेरी प्रॉपर। तो उसको इसीलिए वापस मैं आता हूँ कि बिल्डर के क्रेडेंशियल्स पे बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके देखिए, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो बिल्डर कितना प्रतिष्ठित है, वो अपना नाम बचाने के लिए क्या कर सकता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ आज ऐसा नहीं है राइट कि गलत नहीं होता, Yes. गलत होने को कैसा प्रिवेंट करना, कैसा उसको सॉल्व करना, ओके ये वही लोग कर सकते हैं जिसकी सोच सही है। हाँ जिसकी सोच है ठीक है छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा, तो वो आदमी कभी भी लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होता। ओके 5% 7% अगर कोई ज़्यादा पैसे मांग रहा है हाँ तो वो ग्रीडी है, ऐसा नहीं है। हाँ उसके रीज़न है, वो रीज़न समझने की कोशिश ओके करो। ओके एवरी सैंक्शन, एवरी डॉक्यूमेंट, एवरी सिंगल लीगल चेक, एवरी सिंगल क्वालिटी चेक, प्रोडक्ट चेक कॉस्ट्स मनी। आपको अगर मतलब अगर टीवी में देखो आप तो एक सोनी है जी जो 50,000 का टीवी है, उतने ही साइज का टीवी अपने को कोई दूसरा अनब्रांडेड कोई कंपनी का 20,000 में भी मिलता है। हाँ तो क्यों खरीद रहे तो हैं क्या सोनी? खरीदना मतलब तो वो आपने समझना है कि आपने 24 कैरेट गोल्ड खरीदना, कि 18 कैरेट गोल्ड खरीदना, कि Okay. 12 कैरेट का, कि हाँ। पीतल पे गोल्ड लगा हुआ खरीदना। हाँ तो ये चीज कस्टमर ने बिल्डर क्रेडेंशियल्स उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स में जाके कभी भी किसी भी आदमी से रैंडमली पूछो कि ये आदमी से बात करूँ कि कैसा नहीं। ये हाँ हाँ मतलब मैं एक नेगेटिव चीज बोल रहा हूँ फ्रॉम अ बरोबर है। बिल्डर्स पर्सपेक्टिव, बट True, दैट इज द कॉन्फिडेंस विच द डेवलपर शुड हैव, यस कि मैं किसी से भी कोई भी मेरे बारे में पूछेगा तो उसको क्या राय मिलती है। हाँ जो नया आदमी पैसे लगा रहा है वो जिंदगी में प्रैक्टिकली एक ही बार घर खरीदता है। Okay. इन्वेस्टमेंट Yes. छोड़ दो, करेक्ट आप घर की बात करोगे तो एक आदमी ही अपनी बार। जिंदगी में एक ही घर खरीदता है। यस वो इन्वेस्ट कर सकता है, वो री इन्वेस्ट कर सकता है, सेल कर सकता है, रहने के लिए उसके 20 25 30 साल का एक घर होता है। यस उसमें उसने रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसने पूरी प्रिकॉशंस, सैंक्शन मैप मांगना चाहिए, रेरा में चेक करना चाहिए, उसने पुराने लोगों से बात करना चाहिए। जी ये चीज़ें मतलब मैं अगर 500 फ्लैट का एवरेज लूँ तो 5 लोग भी नहीं मांगते मेरे से। अरे इसकी जैसे होम बायर्स का अगर अपन देखा तो एक चीज़ उस पर वापस बोलता हूँ मैं, हाँ कौन कौन से बैंक उस प्रोजेक्ट में होम लोन दे रहे हैं, उस फ्लैट के लिए होम लोन दे रहे हैं, वो भी एक चेक करना चाहिए। अच्छा मैं हर कस्टमर को ये बोलता हूँ कि अगर आपको लोन की ज़रूरत नहीं भी है तो 5 लाख का लोन लो। ओके जितना पेपर वर्क आप समझते हो हाँ उससे 100 गुना पेपर वर्क बैंक समझती है। ओ अच्छा ओके अगर बैंक तो दे कैन आइडेंटिफाई दे कैन आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। ओके ओके और उसमें भी प्रतिष्ठित बैंक, हाँ मतलब आप प्राइवेट सेक्टर में 4-5 नाम ले लो, Yes, yes, पब्लिक सेक्टर में 4-5 नाम ले लो, बिल्कुल वो इन लोगों से होम लोन अवेलेबल है, मतलब थिंग्स आर इन राइट प्लेस। अच्छा टेक अ 5 लाख लोन
आपके पास पैसे हैं तो 6 महीने 8 महीने साल भर में रीपे कर दो। ये आपने बहुत अच्छी आइडिया हाँ, बताई। ये एक फ्री में लीगल चेक फ्री में लीगल चेक मिलती है। राइट। ये करना चाहिए लोगों ने। ये अभी पिछले 10-15 सालों में अगर अपन देखा गया, आपने अभी इतना सभी देखा है कि होम बायर्स के एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज आए हैं क्या? लास्ट 10 साल पहले जो होम बायर की एज थी, हाँ, दैट वाज बिटवीन 48 to 58। या अच्छा, मतलब वो आदमी पहले अपने घर के बच्चों की पढ़ाई, शादी, ये सब चीज़ों पे करता था और फिर वो घर खरीदने की बात सोचता था। मतलब 45 से नीचे तो हम कम ही देखते थे। राइट। बट लास्ट 10 साल में हमने देखा है कि दिस हैज़ कम डाउन बाय 10 years एटलीस्ट। अच्छा, अभी वो 30-35 के एज में घर खरीदने की बात करता है। ओके। और जो आप उसको नेक्स्ट जनरेशन बोलो या जो भी बोलिए, उसकी रिक्वायरमेंट है कि दे वांट गुड लाइफस्टाइल। अच्छा, मतलब ड्यूरेबिलिटी तो चाहिए, उसको एमिनिटीज पूरे चाहिए, ओके, उसको फैसिलिटीज पूरे चाहिए। जैसे 7 माले की भी बिल्डिंग है तो 2 लिफ्ट होना, ओके, जनरेटर बैकअप चाहिए, जिम चाहिए, हॉल, मतलब दे वांट टू प्रेफर कि भी फुल्ली लोडेड बिल्डिंग चाहिए। ओके, ओके। जैसे कार्स में भी अगर हम बात करते हैं तो 5 वेरिएंट आते हैं, 4 वेरिएंट आते हैं। आप कभी भी सर्वे करोगे तो टॉप 2 के ही सेल है। अच्छा, नीचे के सेल जो है वो टैक्सी में। ओके, अच्छा। तो ये होम बायर में भी ये हो गया कि जो बिल्डिंग फुल्ली लोडेड है, हाँ, जो बिल्डिंग में एमिनिटीज ज्यादा है, एमिनिटीज ज्यादा है, जो बिल्डिंग की डिजाइन एस्पेक्ट्स बेटर है, ये सारी चीजें समझ रहे हैं आज के बायर। ओके, क्योंकि वो शायद पिछली बार जब अपने फादर के साथ में रह के ये सारी प्रॉब्लम्स महसूस किए, तो वो नेक्स्ट जब खरीदना चाह रहे हैं तो दे वांट टू बाय द राइट थिंग फॉर देयर ओन सेल्फ। ओके, ये एक चेंज हमने जरूर देखा है। और डिसीजन मेकिंग स्पीड बहुत स्लो हो गई। लेकिन पहले जो चीजें पहले डिसाइड कर लेते थे लोग कि तुरंत लेना है, अब वो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना टाइम लगाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट लेना। वो एक तरह से अच्छी बात है, बिकॉज वो सर्वे करके मल्टीपल चॉइसेस देख के देन दे डिसाइड व्हाट टू। अच्छा, तो ये भी एक चेंज है, मतलब वो एकदम क्या बोलते हैं, पहले जैसे हम देखते थे कि प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस हैं, या हमने पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया या कोई भी एडवर्टीजमेंट हुआ तो आदमी आज देखता था, विजिट करता था, बुक भी करता था। ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है अभी, विच इज ओके, बिकॉज वो ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, वो और सोच विचार के डिसीजन ले रहा है, तो उसमें नुकसान तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी चैलेंजिंग है क्या? चैलेंजिंग, हाँ, मतलब चेंज है, चैलेंजिंग नहीं है। एक लीड को पहले अगर हम 15 दिन फॉलो करते थे तो हमको अब एक लीड को 90 दिन फॉलो करना पड़ता है। बस उतना ही फर्क है, उससे फर्क ज्यादा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नागपुर की ग्रोथ के हिसाब से आपको, बिकॉज यू ऑलवेज ट्राई टू परस्यू पॉलिसीज और ये सारे जो है, तो पॉलिसी या कोई रेगुलेटरी इम्प्रूवमेंट ऐसी कौन सी आनी चाहिए, या यू आर हैप्पी विद द? नहीं, पॉलिसी तो सर एक है जो सब ठीक है, देयर इज नथिंग विच वी थिंक की कोई ज़रूरत है। इसमें 2 साल से ये जो एडवांटेज विदर अपना गडकरी जी के माध्यम से होता है, इसमें उनके बहुत सारे नेशनल लेवल के प्लेयर्स आते हैं, डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स रेज होते हैं। तो कुछ आईटी सेक्टर के साथ डेवलपर्स की हमारी चर्चा रही, और हमें उनको भी और हमको भी, दोनों को ये लगता है कि टू गेट आईटी सेक्टर इन नागपुर फंक्शनिंग द वे इट इज फंक्शनिंग इन पूना या हैदराबाद, अच्छा, बैंगलोर, इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर नागपुर। तो यहाँ उतना नहीं है सर? यहाँ पहले से बहुत बेटर है, लेकिन जो हो सकता है उससे हम आज भी 5%, 10% पे ही हैं। 50 भी नहीं है। उसका एक रीजन जो हम आइडेंटिफाई कर पाए, जिसमें अगर आप बोलें कि नागपुर कुछ कर सकता है, तो एक डब्लू बिल्डिंग बनी थी मिहान में, और एक STPI जो है अपना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, उसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर बना था। तो दैट वाज अ गुड ऑप्शन बाय गवर्नमेंट कि आप आओ, चेक करो, आपको जम रहा है तो आप अपना एक नया सेटअप क्रिएट करो। उसकी दोनों बिल्डिंग्स की थीम वही थी। एक और बड़ी बिल्डिंग की वैसी ज़रूरत है नागपुर को। 1-2 लाख स्क्वायर फीट का एक कॉम्प्लेक्स बने, जिसमें 10-10 हज़ार फुट के 10 फ्लोर रहे, या 5-5 हज़ार के 10-10 के 2 बिल्डिंग बने। जो बड़ी कंपनीज है वो आके ट्राई करना चाहती है। ये फीडबैक हमको PwC ने दिया, ये फीडबैक एसेंचर ने दिया, कि मुझे 200 लोगों का प्लग एंड प्ले चाहिए। मैं कल आऊँगा, 200 लोगों को यहाँ बैठाऊंगा, 3 महीना चलाऊंगा, अच्छा लगा तो मैं 5 एकड़ जमीन लेके बना लूंगा। अच्छा, दे आर रेडी टू कम।
बट अब प्रॉब्लम क्या है सर कि ये बना लेना हाँ इज अ चैलेंज। मतलब ओके सक्सेस हो गया तो डेवलपर विल बी वेरी हैप्पी, सक्सेस नहीं हुआ तो वो 20 साल पीछे चला जाएगा। हाँ हाँ 2-3 लाख स्क्वायर फीट बना के यूज नहीं हो रहा है तो क्या करेगा। करेक्ट तो कहीं ना कहीं इसमें अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, कुछ होता है, तो नागपुर सिटी को अगर जैसे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा आया, 2 लाख स्क्वायर फीट बनाना कोई गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जी दिस विल probably मेक अ लॉट ऑफ चेंज। पॉलिसी से ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड में फ़ायदा होगा। ओके क्योंकि अगर आप एक एवरेज बात करेंगे तो 150 से 200 स्क्वायर फीट लगता है एक एम्प्लॉय को, और अगर हम 1.5 लाख फुट भी बनाते हैं तो 1000 एम्प्लॉय आ जाते हैं, ओके और वो थोड़े थोड़े दिन के लिए आना चाह रहे हैं, देन दे विल क्रिएट देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके तो आप मल्टीपल्स ऑफ 1000 में मल्टीप्लाई कर रहे हो। हाँ ये चीज़ एक अच्छी चीज़ डेवलप हो सकती है। बट ये सारी चीज़ें फास्ट हो रही है, जैसे अभी जीएमआर का प्लान अटका हुआ है, या फिर वी आर स्टिल नॉट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ऐसा बोल रहे कि बहुत सारे टूरिज्म स्पॉट्स अगर डेवलप होते हैं, ये होते हैं, तो फिर वो एक देखिए जो चीज़ अटकी है उस पे तो मतलब सब लगे ही है। हाँ नहीं वो आई तो है डोंट थिंक कि भाई all policymakers, all big politicians are fighting and getting the problem solved. वो होगा, उससे डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगी, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण ग्राउंड वर्क भी साथ साथ करना पड़ेगा। हाँ फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन फ्लाइट से आने जाने वाले लोग तभी आएंगे जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग्स खड़ी होंगी जिसमें आईटी सेक्टर इन्वॉल्व होगा। हाँ मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक अलग हो गया, आईटी सर्विसेज एक अलग हो गया। We need IT services to grow in Nagpur. That is where we are lacking. Okay. जैसे अभी महा मेट्रो हो गया या मिहान हो गया, these are government bodies. अगर इन्होंने ही डिसाइड कर लिया कि मैं 2 लाख फुट बना लूंगा, मतलब गवर्नमेंट ने कोई और एजेंसी को काम दिया, उन्होंने बना लिया, उन्होंने ये इंक्यूबेशन सेंटर को रन किया जो उन्होंने पहले किया था, STPI या W बिल्डिंग, देन अ लॉट ऑफ स्पीड कैन बी अटेन्ड। ओके सर, ये एक एफोर्डेबल हाउसिंग, ऐसा एक हमेशा एक वर्ड कॉइन होता था, एफोर्डेबल हाउसिंग मीन्स व्हाट? साधारण भाषा में बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब जो आदमी अफोर्ड कर सकता है, कर सकता है। बट रियल एस्टेट में अगेन मेरे 25 साल का जो मेरी वर्किंग रही है जी, जब मैं खरीदने जाता हूँ कुछ चीज़, या मैं किसी को बेचता हूँ, दोनों केस में हमारे दिमाग में एक प्राइस रहता है। अच्छा, मैं अगर एक लैंड खरीदना चाहता हूँ और जैसे मेरे दिमाग में है कि भाई ये एरिया 2000 रुपये स्क्वायर फीट का है और वो 2500 कोट कर रहा है, तो अपने दिमाग में है कि यार ये महंगा है, 2000 होता तो अफोर्डेबल होता। राइट। अब बट वैसा ही सेम बायर का है। अगर हम बोलते हैं कि ये 6000 रुपये स्क्वायर फीट का है तो उसको लगता नहीं यार 5000 होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी इज इन द माइंड। ओके, ठीक है, कुछ हद तक डेफिनेटली पैसे होने चाहिए अफोर्डेबिलिटी के लिए, बट बैंक्स बिकॉज दे हैव बिकम अग्रेसिव और होम लोन रेट्स इतने सस्ते हो गए, प्रैक्टिकल इन्फ्लेशन से सस्ता होम लोन का रेट है आज। करेक्ट, आज 7.5% में होम लोन मिल रहा है। yes. तो रेंट पे अगर कोई आदमी रह रहा है तो 2.5-3% तो रेंट ही दे देता है। तो होम लोन करके वो अपना खुद का घर खरीदता है तो वो कर सकता है। 5-10 लाख का गैप हमेशा रहता है जब वो घर खरीदने आता है। okay. जो उसके मन में अफोर्डेबिलिटी है, अच्छा, और जो वो प्रोडक्ट है, लेकिन वो अगर हिम्मत करे तो 5 साल बाद उसको लगता है कि मैं सही डिसीजन लिया था। मेरे लिए भी लागू है वो। हमने बहुत सारी ऐसी लैंड छोड़ी है जो हमको लगती थी अफोर्डेबल नहीं रहेगी, अच्छा, बट हमने भी 5 साल बाद देखा कि यार गलत हो गया। तो वो चीजें इट्स इन द माइंड। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे आप 1 बेडरूम बोलिए, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, लैविश 5-6 बेडरूम्स, जी, सबकी एक अपने आदमी माइंडसेट लेके चलता है। करेक्ट, बट टू गेट द राइट प्रोडक्ट, गेट द राइट सैंक्शनड प्रोडक्ट, इट कॉस्ट मनी। तो अफोर्डेबिलिटी को थोड़ा सा ट्वीक करते हुए चलना जरूरी है लोगों ने। एज अ डेवलपर वी ट्राई एंड क्रिएट प्रोडक्ट्स विच आर फॉर द मासेस इंस्टेड ऑफ फॉर द क्लासेस ओनली, बट उसमें भी लोगों को अफोर्डेबिलिटी चैलेंज रहता ही है। राइट, अगर मैं आज 1 बेडरूम 20 लाख में बेच रहा हूँ तो लोगों की अपेक्षा है कि 16 में मिले। बट उसको हिम्मत करनी पड़ती है। हम उसको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई 2-3 हज़ार रुपये महीना तेरे को ज़्यादा भरना है, थोड़ा एक्स्ट्रा हिम्मत कर, काम कर। सिमिलरली अगर वही फ्लैट 1.5 करोड़ का है तो वही है कि भाई तेरे को 10-15 हज़ार रुपये महीना एक्स्ट्रा भरना है, तो उतनी एक्स्ट्रा कमाई के पीछे ध्यान दे।
Yes. तो अफोर्डेबिलिटी इज रेलेवेंट. हाँ. वी कैनॉट से अफोर्डेबिलिटी इज अ जनरल थिंग, Right. बट गवर्नमेंट की जो सोच रही या हमारी जो सोच रही अफोर्डेबिलिटी को लेके, वो ये है कि मासेस तक पहुंचे हम. तो पॉलिसी तो वहां से ऊपर बराबर तय होती है, लेकिन वहां से जो परकोलेशन है कि एग्जैक्टली अपने को यहाँ क्या क्या करना है, मतलब 2+3 5 ये ठीक है, 1+4 तो अपने को ही करना है. हाँ, तो वो थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल से प्रायोरिटाइजिंग द डेवलपमेंट हाँ, द वे इट शुड exactly. बी, वो हो रहा है. हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ, नहीं हो रहा है, हाँ, बट कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा है, कुछ हाँ. कहीं स्लो हो रहा है, It takes time. it takes time. Some, yeah. Mainly it's about the funds coming to the city. हाँ. ऐसा अब with CM sir now again back as the main decision making factor, या तो वो फंड वापस आना चालू हो जाएंगे, फिर वापस चीजें. क्योंकि मतलब मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ, जैसे अभी मेयो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो मेयो में इंटरनली मेयो या जीएमसी में ये सब हो रहा है, लेकिन बिल्डिंग का जो कॉस्ट है, बिल्डिंग का कॉस्ट एस्केलेट होते जाता है जैसे जैसे समय लगता है. इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट रहते हैं, अभी एक आईसीयू का बेड इट कॉस्ट 20 लाख रुपीज, तो मेरे ख्याल से वो कॉस्ट इन्वॉल्व होना और उसको क्योंकि वो वही सोचता है कि जो वहाँ पे एक्चुअली काम कर रहा है वो. बिल्कुल. तो एक मुझे पूछना था, जैसे एचडीपीएल इनटू एजुकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी भी है, तो उसमें जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है या बाकी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये भी एक सिटी ग्रोथ में एक अलग टाइप का कंट्रीब्यूशन है, तो उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये एक ही बिजनेस में रहने के बदले वी डिसाइडेड दैट वी वांट टू वेंचर इनटू डिफरेंट बिजनेसेस. सो एजुकेशन वाज समथिंग व्हिच वाज देयर इन द बैक ऑफ द माइंड सिंस लास्ट 40-50 इयर्स. ओके. दादाजी के समय से एक सोच रही थी कि यार एक अपन कहीं ना कहीं एजुकेशन को डेवलप करने के लिए कुछ करें. तो दैट वाज द मेन रीज़न व्हाई वी वेंचर्ड इनटू एजुकेशन. ओके. तो वो एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होता ही है, बट उससे ज़्यादा एक सेटिस्फाइंग है कि भाई यू आर टीचिंग द पीपल हाउ टू गो अबाउट थिंग्स. आजकल एकेडमिक्स से ज़्यादा, अदर देन एकेडमिक्स, जो ट्रेनिंग है, दैट इज़ द मोर सेटिस्फाइंग पार्ट ऑफ इट. एंड देन वी took over hospitality when hospitality also came as an accident, but now that has become one of the businesses which we are aggressively Accident following. in what sense? So we never wanted to do hospitality. हाँ. We started hospitality as a venture where we will develop farmhouses and sell those farmhouses in Pench. अच्छा. हमने लैंड खरीदी पेंच में, करीब 15 एकड़ लैंड है, तो हमने सोचा कि 10, 11, 12 विला बनाते हैं. करेक्ट. और नागपुर के लोगों को विला बेच देंगे. हाँ. और वो आदमी अपना यूज़ करेगा विला जब उसको यूज़ करना है. यस. बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइमिंग हैपेंड व्हेन द लीमन क्राइसिस केम. अच्छा. तो वो ओके. विलास बनाने के समय हमको बेचने में थोड़ी दिक्कतें हुई, तो वी चेंज द आइडिया एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू अ रिसोर्ट. तो वहाँ से हम स्टार्ट हुए. हाँ. 20-25 कमरे से स्टार्ट करके धीरे धीरे नाउ वी हैव 85-87 रूम्स नाउ देयर. ओके. एंड कान्हा में चालू किया, बांधवगढ़ में किया, राइट. ताड़ोबा में किया, सतपुरा में किया, और अब इसको फुल फ्लेजेड बिजनेस के हिसाब से देखते हैं. हाँ. अब इसमें कोई हाफ हार्टेड सोच नहीं है. इनफैक्ट नाउ वी बॉट लैंड एट पन्ना, वी हैव बॉट लैंड इन संजय डुबरी, एक चिमूर के तरफ में भी बातचीत चल रही है. मतलब अब अग्रेसिवली ऑल वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशंस ऑफ सेंट्रल इंडिया को कैप्चर करना है. ओके. और उसके बाद नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ जहाँ जहाँ इंडिया में है वहाँ पे जाने की सोच है. तो पहले वाइल्ड लाइफ खत्म करेंगे, फिर आगे देखेंगे. अच्छा. अच्छा, ये एचडीपीएल, जैसे एचडीपीएल की अपनी काफ़ी कंट्रीब्यूशन की बात की सिटी के इसमें, तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लाने की सोच रहे हैं कि अगेन बिकॉज आपका एक अभी तक की बातचीत में मुझे लगा कि आप लोगों का एक फिलैंथ्रोपिक अप्रोच है, मतलब ये सारे बिजनेस के साथ में. तो हाँ, एक दैट कम्स विद द बिजनेस. राइट. तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लाने की सोच रहे हैं कि जिससे नागपुर की ग्रोथ में एक उसका बड़ा रोल रहेगा? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक तो कोई प्रोजेक्ट है जो नागपुर के ग्रोथ में नहीं, नागपुर के सपोर्ट में डेफिनेटली नागपुर के सपोर्ट में वी आर वर्किंग विद द कॉर्पोरेशन ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग, हाँ. जो नागपुर की ज़रूरत है. हाँ. एंड इनफैक्ट एक डिस्कशन चल रहा है अभी MIDC एरियाज में. हाँ. बहुत ज़्यादा, लेकिन उस पर वर्किंग हुई नहीं है, बट दैट इज़ समथिंग विच आई वुड लव टू डू. जो इंडस्ट्रीज नागपुर में हैं, हाँ. इनको एक हाउसिंग की बहुत बड़ी समस्या हो रही है.
खास करके जो लेबर क्लास आ रही है। अच्छा, ओके। हम बहुत बार बोल रहे हैं कि नागपुर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। जो आईटी सेक्टर है वो तो चलो एक पॉलिश सेक्टर है, तो वो फ्लैट खरीदता है, फ्लैट में रहता है, अफोर्डेबल हो चाहे प्रीमियम हो। बट जो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अब अगर 1000 लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट देना है तो उसमें से 700 750 तो वर्कर्स रहते हैं। मैनेजरियल स्टाफ तो 100-150 ही रहेंगे, तो वो 700 लोग कहाँ रहते हैं? दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज। वो 700 लोगों को रखने के लिए आज की तारीख में एमआईडीसी के एरियाज के पास में ऑप्शंस नहीं है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही एक इंडस्ट्री जो बूटी बोरी में एक्सपेंशन में आ रही है, उनके ओनर से मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे बात हो रही थी। He said that the expansions which have already been announced in additional Butibori require about 24,000 homes. 24,000। अच्छा, ओके। जिसमें से उनका दिस इज द कहना है, रिक्वायरमेंट। दिस इज द रिक्वायरमेंट, उतने लोग रहने आएंगे। सॉरी, 24,000 पीपल। तो उनका कहना है कि कम से कम आप ये समझो कि 17-18 हज़ार घर की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ घर में बैचलर्स 2-2, 3-3 भी रह जाते हैं, और सप्लाई साइड में अभी 1500 घर भी नहीं है। ओके। नियर एमआईडीसी। उनका ये कहना है कि भी जहां हम फैक्ट्री डाल रहे हैं उससे 3-4 किलोमीटर दूर के अंदर अंदर ही हमको चाहिए। तो एडिशनल बूटी बोरी की अगर मैं बात करता हूँ, या एमआईडीसी हिंगना की बात करता हूँ, या जहाँ पे भी अपन इंडस्ट्री, उसके आसपास हाउसिंग इज अ चैलेंज। ओके। वो हाउसिंग अगर गवर्नमेंट चाहती है, और गवर्नमेंट उसमें या एमआईडीसी के माध्यम से हो या अदरवाइज कोई सोच हो, इसमें भी एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की एक स्कीम निकली है प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में, उसमें कुछ हो तो उसमें डेफिनेटली वी एज अ कंपनी विल बी इंटरेस्टेड इन एडिंग ऑन टू दैट एज अ पोर्टफोलियो। बाकी जो अभी हम कर रहे हैं वो मासेस तक घर पहुंचाने पे ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, एंड वी वुड कंटिन्यू डूइंग दैट टिल द टाइम द गवर्नमेंट वांट्स अस टू डू। मैं जब आपको याद करता हूँ तो आप जैसे लैपटॉप पे कुछ कर रहे हैं, या यू आर डूइंग समथिंग, ऑफ कोर्स आई मीन दैट इज कंस्ट्रक्टिव। एक हॉलीवुड मूवी में आपके जैसा एक एक्टर है, टॉम क्रूज की मूवी में, तो वो आई मीन ही प्लेड अ रोल एज साइंटिस्ट। तो मैं बेसिकली ये आपको पूछना चाहता था कि यू आर वेरी मच टेक्नो सेवी, तो आपको क्या लगता है कि हाउ डू यू मतलब टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज आप कैसा करते सी, हैं? रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, ये जो 20 साल पहले होता था और आज है, इसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया। हाँ, A lot of softwares, a lot of technologies have come up, both in construction and both in sales side. Construction की अगर हम बात करेंगे तो techniques, the kind of high-rise buildings which are now getting constructed, yeah, that my one technology हो गया, या basements, double basements, इनकी पूरी MEP प्लानिंग, इनके लिए सॉफ्टवेयर्स आ गए। वो मैंडेटरी हो गया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना। There are customer relationship management softwares, there are pre-sale softwares। तो आप अगर इनोवेट जो हो रहा है उसके साथ मूव नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो ये चीज़ें हम as management and even the key people in our organization, we encourage them to use technology as far as possible। हम WhatsApp जनरली चैट्स और टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं, बट वी यूज़ इट मैक्सिमम फॉर आवर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स। एवरी प्रोजेक्ट, एवरी कस्टमर, वी ट्राई एंड गिव देम अ कंस्ट्रक्शन अपडेट एवरी 1 मंथ। ओके। एक उसने घर खरीदा है तो उसको अपडेट मिल गया घर बैठे बैठे, साइट विजिट करने की उसको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसकी इच्छा तो इज़ ऑलवेज वेलकम, बट अगर नहीं भी आया तो उसको अपडेट मिल गया। करेक्ट। हमने CCTV कैमरास को आजकल सब सिम कार्ड्स के बेसिस पे हो गए हैं। So all our sites we have equipped with CCTV cameras there. We can sit in the office and see what is the progress. So adapting to small things, using it the way we can use it in our system. Okay. Maybe that's not being used by everybody, but उसको कुछ सोचो और उसके हिसाब से कुछ चेंज करके यूज़ करो। सोलार इलेक्ट्रिसिटी हम हर साइट पे लगाने लग गए अब, जो कंस्ट्रक्शन के यूज़ कर रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ। एंड देन वी शिफ्ट टू द अदर साइड। करेक्ट। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी में ऐड हो सकती है, वो हम कर रहे हैं। मार्केटिंग में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, इन्फ्लुएंसर्स यूज़ होने लग गए हैं। उसमें भी कुछ सच और कुछ झूठ रहता है, या। वो कस्टमर ने समझना फैक्ट चेक और सब जो करना है, फैक्ट चेक तो कस्टमर, जैसे अपनी पहले बात हुई कि भाई उसने वो करना चाहिए। नॉट एवरीथिंग विच लुक्स गुड इज गुड, इट मे बी बेटर, इट मे बी बैड, सो यू हैव टू जज फॉर योरसेल्फ। यस यस। और ये
ये कंपलसरी और इनोवेटिव चीज़ों पे मूव करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. इफ यू बिकम स्टैग्नेंट, आप ऑब्सोलीट हो जाओगे. कोई भी बिजनेस ले लीजिए. इट्स ट्रू. आज हम हर मीडिया, आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हितवाद ऑलवेज हैज बीन सच अ ब्रिलियंट पेपर, हम सब पढ़ते आए हैं. बिल्कुल. दैट इज हाउ द मॉर्निंग स्टार्ट. बट हम आपने भी ये चेंज इसलिए किया कि पीपल वांट टू लिसन टू दिस. आजकल एक तरीका अलग हो गया, तो ये अडाप्ट करना ज़रूरी है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आए हैं और आने वाले समय में बहुत आएंगे. अभी एक नया टेक्नोलॉजी चल रहा है जो उतना पॉपुलर नहीं हुआ, 3D प्रिंटिंग. 3D प्रिंटिंग में घर बनने लग गए. बेसिकली कंक्रीट मशीन्स रहती हैं जो आके वहीं पोर करके करती है. वो चालू हो गया. हो सकता है आज से 10 साल बाद दैट बिकम्स अ नॉर्म. गौरव अग्रवाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. और आपने आपका बिजी समय से निकाल कर हमारे लिए समय दिया और इतनी सारी चीज़ें समझाई कि दोज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द कॉमन पब्लिक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद हितवाद. Yeah. Thank you.